तो बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस पढ़ रहे थे। अब तक हमने स्टोरी में पढ़ा था सोफ़ी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, और हमने जाना था कि जो सोफ़ी है वो एक फ़ुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो अपने माइंड में ही फैंटेसाइज़ करने लगती है, इमेजिन करने लगती है कि वो उससे मिली थी और वो इसके बारे में अपनी फैमिली को बताती है। लेकिन उसके फादर बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उन्हें पता है कि नहीं, वो अपने मन से स्टोरी बना रही है। और जो उसका बड़ा भाई है जियोफ, वो भी उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन सोफ़ी बिल्कुल सबको यही बताती है कि वो डैनी कैसी से मार्केट में मिली थी। तो बच्चों, आगे स्टोरी में क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy Cassie। तो बच्चों, हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो सोफ़ी है वो अपने भाई जियोफ के रूम में आती है जियोफ से मिलने के लिए। तो अब जियोफ के रूम के बारे में हमें राइटर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उसके यानी कि सोफ़ी के ब्रदर का बेडरूम था, यानी कि जो जियोफ का बेडरूम था वो कैसा था, वहाँ पे एक टेबल लैंप जल रहा था और उस टेबल लैंप में से एम्बर ग्लो आ रहा था। एम्बर कहते हैं बच्चों येलोइश, येलो कलर का, पीले रंग का। तो वो जो टेबल लैंप था उसमें येलो कलर का बल्ब लगा हुआ था, तो येलो कलर का ग्लो, येलो कलर की लाइट उसमें से आ रही थी। और वो लाइट कहाँ पे पड़ रही थी, बेडरूम की वॉल पे, बेडरूम की दीवार पे। तो एक टेबल लैंप रखा है, उसमें से येलो लाइट निकल रही है और जो बेडरूम की वॉल है उस पे येलो लाइट गिर रही है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड, और जो वॉल है उस वॉल पे पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर मतलब बड़ी बड़ी पिक्चर्स लग रही हैं। किसकी? जो यूनाइटेड्स की फर्स्ट टीम है, यानी कि जो यूनाइटेड की फर्स्ट फुटबॉल टीम थी, टीम स्क्वाड। तो उस टीम के सभी मेंबर्स के पोस्टर वहाँ लगे हुए हैं वॉल पे। और उसके साथ में क्या है, कलर्ड फोटोग्राफ्स की पूरी रो, पूरी लाइन है। तो एक बड़ा सा पोस्टर है यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड का, उसके साथ पूरी लाइन में कलरफुल फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। बीनीथ, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी कैसी, और उन कलरफुल फोटोग्राफ्स के नीचे जो फोटोज हैं उनमें से 3 फोटो किसकी हैं, उस आयरिश प्रोडिजी की है जिसका नाम है डैनी कैसी। प्रोडिजी कहते हैं बच्चों वो व्यक्ति जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है। तो जो बहुत ही स्पेशली टैलेंटेड व्यक्ति होता है उसे कहते हैं प्रोडिजी। तो ये जो डैनी कैसी फुटबॉलर था ये बहुत टैलेंटेड था, बहुत सक्सेसफुल था। तो उसकी भी 3 फोटोज़ वहाँ पर लगी हुई थी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड। तो अब सोफ़ी अपने भाई जियोफ से कह रही है कि जियोफ, तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ तुम वो बात किसी से भी नहीं कहोगे। नथिंग टू टेल इज़ देयर। तो जियोफ को लगता है कि सोफ़ी फिर से अपने मन से कोई स्टोरी सुनाने वाली है। तो वो कहता है कि किसी को बताने वाली बात है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँगा। प्रॉमिस जियोफ डैड वुड मर्डर मी। तो सोफ़ी कहती है नहीं जियोफ, तुम प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम किसी से नहीं कहोगे, क्योंकि अगर डैड को पता चल गया तो वो तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। तो सोफ़ी को पता था कि उसके डैड बिल्कुल पसंद नहीं करते उसकी इस तरह की बातें, इस तरह की स्टोरीज़। तो वो कहती है कि तुम प्रॉमिस करो तुम किसी से नहीं कहोगे, और अगर डैड को पता चल गया तो वो तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। Only if he thought it was true। तो जियोफ कहता है कि वो तुम्हारा मर्डर तभी करेंगे ना जब वो बिलीव करेंगे कि तुम सच कह रही हो। तो उन्हें तो पता है कि तुम स्टोरी सुना रही हो, तुम जो भी कहती हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो तुम जो भी कहो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम सच नहीं बोलती। प्लीज़ जियोफ। तो सोफ़ी अभी भी बहुत इंसिस्ट कर रही है जियोफ को। वो कह रही है नहीं जियोफ, तुम प्लीज़ प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। क्राइस्ट सोफ़ी, यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। अब जियोफ भी थोड़ा परेशान, इरिटेट हो जाता है सोफ़ी की बातों से। वो कहता है सोफ़ी तुम अभी भी स्कूल में ही हो, तुम अभी बहुत यंग हो, बहुत छोटी हो। और जो डैनी कैसी है वो तो इतना फेमस है, वो इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, वो इतना फेमस है कि उसके आसपास बहुत सारी गर्ल्स होंगी, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो कि उसकी फ्रेंड्स होंगी। तो वो तुमसे
आके बात क्यों करेगा? तुम तो अभी स्कूल में पढ़ती हो, इतनी छोटी हो, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। और डैनी कैसी इतना फेमस है कि उसके आसपास तो बहुत सारी गर्ल्स होंगी। नो ही डजंट, तो सोफ़ी कहती है नहीं, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो और किसी गर्ल्स को नहीं जानता। हाउ कुड यू नो डैट ही जिड, तो इस बात को पे जो जियोफ है वो जिड कहते हैं मजाक बनाना। वो सोफ़ी को एक तरह से उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसकी लाइफ में और कोई गर्ल्स नहीं है या उसकी और कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, तो सोफ़ी कहती है उसी ने मुझे बताया था। डैनी कैसी ने ही मुझे बताया था, इसीलिए मुझे पता है कि उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो और किन्हीं गर्ल्स को नहीं जानता। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, तो जियोफ बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा है सोफ़ी की बातों पे। वो कह रहा है कि जैसे कि कोई बॉय किसी गर्ल को आके बताएगा खुद से कि मेरी कोई फ्रेंड्स हैं ही नहीं, तो डैनी कैसी ने तुम्हें कैसे कह दिया खुद से आके कि वो और किसी गर्ल्स को नहीं जानता, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। यस ही डिड, ही इज़न्ट लाइक दैट, ही इज़ क्वाइट, तो फिर सोफ़ी कहती है नहीं, उसी ने मुझे बताया, और वो ऐसा नहीं है कि वो क्यों बताएगा, तुम जो इतने क्वेश्चंस कर रहे हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो काफ़ी क्वाइट है, वो काफ़ी शांत है, इसीलिए उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, वो गर्ल्स से ज़्यादा बातें नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल डैट अपेरेंटली, तो जियोफ कहता है कि अगर वो इतना ही शांत है तो वो तुम्हारे पास आके तुमसे क्यों बातें कर रहा था, वो मार्केट में तुमसे क्यों मिला? इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, तो अब सोफ़ी अपनी ही बात में उलझ गई है। वो फिर से अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जियोफ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं थी जिसने पहले बात करी। यानी वो कह रही है कि डैनी कैसी ने पहले बात नहीं करी मुझसे, मैंने हमारी बात स्टार्ट की थी, हमारे बीच जो कन्वर्जेशन हुआ था वो मैंने स्टार्ट किया था। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny कैसी?" तो वो बता रही है कि उसने उनका कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट किया। तो वो कह रही है कि जब मैंने देखा कि वो कौन था, यानी कि उसने बताया था ना कि वो रॉयसी की शॉप के विंडो से देख रही थी अंदर के कपड़े, तभी उसने फील किया कि उसके साथ में उसके पीछे कोई आके खड़ा हो गया। और जब उसने देखा मुड़ के, तो वो कह रही है कि जब मैंने देखा कि वो कौन था तो मैंने बात स्टार्ट की, मैंने उससे पूछा एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम डैनी कैसी हो? एंड ही लुक शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, तो वो आगे बता रही है कि जब मैंने पूछा तो ये सुन के डैनी कैसे थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया था। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, तो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और फिर कहता है कि हाँ तुम सही हो, मैं डैनी कैसी ही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एसेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न। और फिर सोफ़ी आगे अपनी बात बताती है, वो कहती है कि मैं तो तभी जान गई थी, मुझे तो पता था कि वो डैनी कैसी ही है। क्यों? उसके एसेंट से, यानी कि जिस तरह से उसने कहा कि हाँ यू आर राइट, मैं ही डैनी कैसी हूँ, तो इतना कहते ही मैं समझ गई थी कि वही डैनी कैसी है, क्योंकि उसका जो एसेंट था, उसका जो बोलने का तरीका था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमने टेलीविज़न में सुना है। कब सुना है? जब उसका कोई इंटरव्यू लिया जाता है। तो वो कह रही है सोफ़ी कि हमने टीवी पे अनेक बार उसको देखा है, उसके इंटरव्यू सुने हैं, तो जिस तरीके से वो बोलता है उसी तरीके से जब उसने मार्केट में मुझसे कहा कि हाँ यू आर राइट, आई एम डैनी कैसी, तो मैं तुरंत समझ गई उसकी आवाज़ से, उसके एसेंट से कि वो डैनी कैसी ही है। So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper or a pen. तो फिर वो कह रही है कि जब मुझे पता चल गया कि वो डैनी कैसी ही है, तो मैंने उससे एक ऑटोग्राफ मांगा। किसके लिए? अपने छोटे भाई डेरिक के लिए। ऑटोग्राफ हमें पता है बच्चों, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं हम उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, वो अपना सिग्नेचर हमें देते हैं। तो इसी तरह से सोफ़ी ने भी अपने छोटे भाई डेरिक के लिए डैनी कैसी से उसका ऑटोग्राफ मांगा। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। तो आगे बता रही
रही है कि लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी कोई पेपर और पेन नहीं था, तो वो ऑटोग्राफ कैसे देता। तो साइन करने के लिए पेन चाहिए और साथ में कोई पेपर होना चाहिए। तो वो कह रही है कि हम दोनों के पास ही नहीं था, ना डैनी कैसी के पास था, ना मेरे पास था कोई पेन और पेपर, इसीलिए वो ऑटोग्राफ कैसे देता। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। तो आगे वो अपनी बात बता रही है, वो कह रही है कि वो ऑटोग्राफ तो नहीं दे पाया मुझे, लेकिन हमने फिर वहीं खड़े खड़े थोड़ी सी बात की अबाउट द क्लोज इन रॉयसेस विंडो। और हमने बात किस बारे में की, तो सोफ़ी ने पहले बताया था कि वो रॉयसी की शॉप के बाहर विंडो के बाहर खड़ी हुई देख रही थी। तो कह रही है कि हमने वहीं खड़े खड़े बात की, सोफ़ी की जो शॉप है उसमें किस तरह के क्लोथ्स थे, हमने उस बारे में बात की। ही seemed लोनली। फिर वो आगे बता रही है कि उसको देख के लग रहा था, डैनी कैसी को देख के लग रहा था कि वो बहुत लोनली है, वो बिल्कुल अकेला है। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आइलैंड। तो फिर वो बता रही है कि डैनी कैसी जो था वो आइलैंड के वेस्ट साइड में रहता था और वहाँ से वहाँ तक आया था जहाँ सोफ़ी रहती थी। तो वो कह रही है कि ये इतना लॉन्ग वे है, इतना लंबा रास्ता वो क्रॉस करके आया था और वो यहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो बिल्कुल लोनली लग रहा था, बिल्कुल अकेला लग रहा था। And then, just as he was going, he said, if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. और फिर सोफ़ी आगे बता रही है कि हमने जब थोड़ी बात कर ली और उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगा, तो जाते जाते उसने कहा कि अगर मैं उससे नेक्स्ट वीक मिलती हूँ, अगर नेक्स्ट वीक हम वापस मिलने का कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, तो वो मुझे अपना ऑटोग्राफ दे देगा। तो सोफ़ी कह रही है कि वो मुझे आज अपना ऑटोग्राफ नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास भी पेन और पेपर नहीं था, उसके पास भी पेन और पेपर नहीं था, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि अगर नेक्स्ट वीक मैं उससे मिलने जाऊंगी, मैं उससे मिलती हूँ, तो वो मुझे अपना ऑटोग्राफ ज़रूर देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। और सोफ़ी कह रही है कि और मैंने उससे कह दिया कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलूँगी, जो हम जहाँ भी प्रोग्राम बनाते हैं मिलने का, मैं वहाँ आऊँगी और मैं तुमसे मिलूँगी। तो सोफ़ी जब जियोफ से कह रही थी कि तुम किसी से मत बताना, तो वो ये बात कहना चाह रही थी कि मैं आज तो डैनी कैसी से मिली थी और नेक्स्ट वीक भी हम मिलने वाले हैं, ये बात तुम किसी से भी नहीं बताना, और अगर डैड को पता चल जाएगा कि मैं डैनी कैसी से वापस मिलने जा रही हूँ, तो वो तो मेरा मर्डर कर देंगे। तो सोफ़ी ने जियोफ को अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती थी वो जियोफ के साथ, तो उसने जियोफ को सारी बात बताई। ऑल्दो ये सारी बातें सिर्फ एक स्टोरी थी, सिर्फ उसके माइंड का इमेजिनेशन था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, तो लेकिन उसने अपनी सारी बात जियोफ के साथ शेयर की और उसने जियोफ को बताया कि नेक्स्ट वीक फिर से वो उनका प्लान है मिलने का, वो फिर से डैनी कैसी से मिलने जा रही है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। एज इफ़ ही वुड एवर शो अप। तो जियोफ को अभी भी विश्वास नहीं है कि वो डैनी कैसी से मिली है, और अगर मिली भी है तो डैनी कैसी इतना फेमस है, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है वहाँ की, तो वो अपना सिर्फ एक ऑटोग्राफ देने के लिए वापस वहाँ क्यों आएगा, वापस सोफ़ी से क्यों मिलेगा। तो जियोफ कह रहा है कि जैसे कि वो वापस तुमसे मिलने आएगा ही। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो सोफ़ी कह रही है कि जियोफ अब तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास है ना। He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arms into it. तो जियोफ इस बात का कोई आंसर नहीं देता कि वो सोफ़ी पे बिलीव करता है या नहीं करता, और वो क्या करता है, वो अपनी जैकेट को ड्रैग करता है, ड्रैग यानी जोर से खींच लेता है। वो जैकेट जो कि कैसी थी, थोड़ी शाइनी थी लेकिन शेपलेस थी। शेपलेस यानी कि उसकी जो प्रॉपर एक शेप होती है जैकेट की, वो बिगड़ गई थी, यानी वो अच्छे से आयरन नहीं की हुई थी, उसको उसने पहन के उसको शेपलेस कर दिया था। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर। तो उसकी जैकेट कहाँ थी, जो वहाँ पे रूम में चेयर रखी हुई थी, चेयर के बैक पे उसकी जैकेट हैंग हुई थी, टंगी हुई थी, तो वहाँ से वो अपनी जैकेट को जोर से ड्रैग करता है, खींचता है, और फिर पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, अपने हाथ उसमें डालता है, यानी कि जैकेट को खींचता है और फिर वो जैकेट पहन लेता है। She wished
ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। तो जब वो सोफ़ी अपने भाई जियोफ को देखती है तो उस समय वो विश करती है, वो चाहती है कि उसका भाई थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दे, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे। किस पे? अपनी अपीयरेंस पे। अपीयरेंस कहते हैं जो आउटर लुक होता है किसी का, जो बाहरी रूप होता है, यानी कि हम किस तरह से दिखते हैं, हमारा जो लुक होता है उसे कहते हैं अपीयरेंस। तो जो सोफ़ी है वो विश करती है कि उसका भाई थोड़ा सा ध्यान दे अपनी अपीयरेंस पे, कि वो कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, इस बारे में वो थोड़ा सा ध्यान दे। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स। तो वो ये विश करती है कि उसका भाई अपने कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, कैसे कपड़े पहनने हैं। मतलब उसकी जैकेट बिल्कुल शेपलेस थी, आयरन नहीं की हुई थी, तो वो सोचती है कि उसके भाई को ध्यान देना चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है, वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को कैरी करे, अपने अपीयरेंस पे वो ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे। He was tall with a strong dark face, handsome she thought। और सोफ़ी अपने मन में सोचती है कि उसका भाई काफ़ी हैंडसम है, वो काफ़ी टॉल है, उसकी हाइट अच्छी है और उसका फेस डार्क है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अपने मन में सोचती है कि उसका भाई बहुत हैंडसम दिखता है, डार्क है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत टॉल है। तो अगर ये थोड़ा सा ध्यान अपनी अपीयरेंस पे देगा, अपने कपड़ों पे देगा, तो ये और भी अच्छा लगेगा। इट्स द अनलाइकेस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सैड। तो सोफ़ी तो अपने मन में सोच रही है अपने भाई के बारे में कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने लुक पे, अपनी अपीयरेंस पे। लेकिन जो जियोफ है वो क्या कहता है, वो उसने अपनी जैकेट उठाई, जैकेट पहनता है वो अपनी, और फिर वो कहता है कि मैंने अभी जो भी सुना, यानी कि तुमने मुझसे जो भी अभी सारी बातें तुमने कही हैं, वो मुझे बहुत ही अनलाइकेस्ट थिंग लग रही हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो जियोफ अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। वो कहता है मैंने अभी जो कुछ भी सुना है उस पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा और वो बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। तो बच्चों यहाँ पे उनकी बात ख़त्म हो जाती है सोफ़ी की और जियोफ की। अब स्टोरी का नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे एवरी सैटरडे उसकी वो जो फैमिली थी सोफ़ी की फैमिली, उनकी फैमिली का ये प्लान हुआ करता था पिलग्रिमेज बच्चों वैसे हम कहते हैं किसी तीर्थ यात्रा पे जब हम जाते हैं उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं। तो जैसे तीर्थ यात्रा पे जाते समय हम इतने अच्छे मन से जाते हैं और एक तरह से वो रिचुअल होता है, उसी तरह से उनकी फैमिली का रिचुअल था कि एवरी सैटरडे वो क्या करते थे, वो मैच देखने जाते थे यूनाइटेड का। तो एवरी सैटरडे फुटबॉल मैच हुआ करता था और ये उस फैमिली के लिए पिलग्रिमेज की तरह था कि एवरी सैटरडे वो कभी मिस नहीं करते थे। एवरी सैटरडे वो यूनाइटेड का मैच देखने के लिए जाया करते थे। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल। तो जब ये मैच देखने जाया करते थे स्टेडियम में, तो उस समय सोफ़ी और उसके फादर और उसका जो छोटा भाई था डेरिक, वो तो कहाँ बैठा करते थे, नीचे की तरफ गोल के पास में। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप। लेकिन जियोफ इनके साथ नहीं बैठता था, बल्कि वो अपने मेट्स यानी वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हायर, थोड़ा ऊपर वाली स्टेयर्स पे बैठा करता था। तो एवरी सैटरडे एक पिलग्रिमेज की तरह ये हमेशा जाया करते थे फुटबॉल मैच देखने के लिए। सोफ़ी, डेरिक और उनके फादर तो नीचे बैठते थे गोल पोस्ट के पास, और जो जियोफ था वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हायर बैठा करता था। यूनाइटेड 1-2 एंड कैसी ड्रॉप इन द सेकंड गोल। तो उस सैटरडे जब ये गए थे मैच देखने, तो उस मैच में जो यूनाइटेड टीम थी वो जीत गई थी। कैसे? 2-0 से, यानी उन्होंने 2 गोल किए थे और जो अपोनेंट टीम थी उसने नील यानी 0, वो कोई भी गोल नहीं कर पाई थी और यूनाइटेड की टीम ने 2 गोल कर दिए थे। तो 2-0 से यूनाइटेड की टीम जीत गई थी और उस मैच में जो डैनी कैसी था उसने सेकंड गोल किया था, यानी कि यूनाइटेड टीम ने 2 गोल किए थे और जो सेकंड गोल था वो डैनी कैसी ने किया था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। तो जो डैनी कैसी था वो कैसा लगता था, वो एक ब्लेंड था, ब्लेंड यानी मिश्रण, वो मिक्स था किस किस का, इनोसेंस का, यानी कि उसमें इनोसेंस भी थी बहुत ज़्यादा, मासूमियत भी थी बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ उसमें क्या था, आयरिश जीनियस था, यानी कि
आइलैंड के लोग ज़्यादातर जीनियस होते हैं, तो उसी तरह से वो भी जीनियस था, लेकिन उसके साथ उसमें इनोसेंस भी उतनी ही थी। तो वो एक परफेक्ट मिक्सचर था, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था इनोसेंस और आइरिस जीनियस का। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, तो उसने जो सेकंड गोल किया था वो कैसे किया वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो वो अपनी ओपोनेंट टीम में जो डिफेंडर्स थे, दो बड़े बड़े डिफेंडर्स थे, उनके वो राउंड जाता है कहाँ पर, पेनल्टी एरिया का जो एज था, किनारा। तो पेनल्टी एरिया के एज तक दो डिफेंडर्स हैं ओपोनेंट टीम के, उनको भी वो बीट करता हुआ वहाँ जाता है। विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और जो सोफ़ी के फादर हैं वो वहाँ बैठे बैठे स्क्रीम यानी चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं कि डैनी कैसी को अब अपनी फुटबॉल पास कर देनी चाहिए, पास यानी अपनी टीम के दूसरे प्लेयर को दे देनी चाहिए। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोल कीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, लेकिन डैनी कैसी अपनी बॉल को पास नहीं करता, दूसरे प्लेयर को नहीं देता, अपने कंट्रोल में ही रखता है। और जो ओपोनेंट टीम का गोल कीपर है, जो कि बहुत ही हेजिटेंट दिख रहा था, यानी कि वो ओपोनेंट टीम का गोल कीपर समझ नहीं पा रहा था कि मैं राइट में जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ या बीच में रहूँ, गोल कहाँ से होगा वो समझ नहीं पा रहा था। डैनी कैसी के मूव को वो एक तरह से समझ नहीं पाया, बहुत हेजिटेंट था। तो डैनी कैसी ने उस गोलकीपर को भी बीट कर दिया, गोलकीपर भी वो गोल नहीं बचा पाया। और कैसे, डजन यार्ड्स यानी कि इतनी दूरी से ही, तो इतनी दूरी से ही डैनी कैसी ने, मतलब डजन यार्ड जितनी दूरी से ही डैनी कैसी ने गोलकीपर को बीट कर दिया था, और वो गोल डैनी कैसी ने कर दिया था। सोफ़ी ग्लोड विथ प्राइड, और जैसे ही वो गोल हुआ, सेकंड गोल जो कि डैनी कैसी ने किया, वो गोल होते ही सोफ़ी के फेस पे ग्लो आ गया। किसका? प्राइड का। तो सोफ़ी को भी बहुत प्राइड फील हो रहा था कि उसके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर ने इतना अच्छा गोल कर दिया है। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वाज एक्सटेटिक, और फिर उसके बाद में जो जियोफ था वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेटिक यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो उनकी टीम जीत गई थी, तो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, और इसमें से भी दो में से एक गोल डैनी कैसी ने किया था। तो सोफ़ी बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। I wish he was an Englishman, someone said on the bus। तो अब जब ये लोग मैच देख के वापस घर जा रहे थे बस में, तो एक व्यक्ति ने कहा कि काश ये एक इंग्लिशमैन होता। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home। और जब सोफ़ी अपने छोटे भाई डेरिक को घर लेके आती है, तो डेरिक अपनी माँ से कहता है कि इस बार जो वर्ल्ड कप है वो आयरलैंड ही जीतेगा। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और जो उनके फादर थे वो इस विनिंग को, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पब चले जाते हैं। What's this you have been telling? जेंसी said next week। तो ये सैटरडे की बात थी, ये लोग मैच देखने जाते हैं और वहाँ पे यूनाइटेड टीम जीत जाती है 2 गोल से, और उसमें से भी सेकंड गोल डैनी कैसे करता है, तो सब लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, और ये कब का है? नेक्स्ट वीक का। तो उस सैटरडे के बाद नेक्स्ट वीक क्या होता है? जेंसी कहती है What this you have been telling। तो जेंसी और सोफ़ी वापस मिलते हैं, तो जेंसी सोफ़ी से कहती है कि तुम ये क्या बातें सबको बताए जा रही हो, तुम किस बारे में सबसे बात किए जा रही हो। अबाउट वॉट, तो सोफ़ी समझ नहीं पाती कि जेंसी क्या पूछना चाह रही है। तो सोफ़ी कह रही है किस बारे में, तुम किस बारे में पूछ रही हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। योर जियोफ टोल्ड आर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी। तो जेंसी कहती है कि जो तुम्हारा भाई है जियोफ, उसने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी कैसी से मिली थी। तो हमने पढ़ा था कि सोफ़ी ने जियोफ को बताई थी अपनी स्टोरी, और जियोफ का फ्रेंड था फ्रैंक, जो कि जेंसी का भाई था। तो उसने फ्रैंक को बताया, और फ्रैंक ने फिर जेंसी को बताया कि जो सोफ़ी है वो डैनी कैसी से मिली थी। तो जेंसी अब डायरेक्ट सोफ़ी से पूछ रही है कि ये क्या बात है, क्या तुम सच में डैनी कैसी से मिली थी।
दिस वॉजेंट एन इक्वेशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी। और ये कोई किसी तरह का इंक्वेशन नहीं था। इंक्वेशन यानी ऐसा नहीं था कि जो जेंसी थी वो कोई पूछताछ कर रही थी, कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी कर रही थी, बल्कि वो तो सिर्फ नोजी हो रही थी। नोजी कहते हैं बच्चों उस व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जो कि बहुत ईगर होता है और हर बात पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो जो जेंसी थी वो किसी तरह की इंक्वायरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस उसके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे तो वो प्रश्न पूछ रही थी। बट सोफ़ी वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन अपनी फ्रेंड जेंसी से ये बात सुनते ही सोफ़ी बिल्कुल स्टार्टल्ड हो जाती है, बिल्कुल चौंक जाती है। ओ डैट, और कहती है अच्छा उस बारे में। जेंसी फ्राउन, तो उसकी ये बात सुनते ही जेंसी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, और वो समझ जाती है कि सोफ़ी कुछ ना कुछ छुपा रही है। यस डैट, और जेंसी कहती है हाँ उसी बारे में मैं पूछ रही हूँ। वेल यस आई डिड, तो सोफ़ी कहती है हाँ बिल्कुल मैं डैनी कैसी से मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम, तो जेंसी भी अपनी फ्रेंड सोफ़ी को अच्छे से जानती थी कि सोफ़ी फैंटेसाइज करती है, अपने माइंड में ही चीज़ें क्रिएट कर लेती है। तो वो कहती है यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली थी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपनी स्टोरी खुद बना रही हो, तुम एक्चुअल में डैनी कैसी से कभी नहीं मिली थी। तो बच्चों आगे क्या होता है, सोफ़ी अपनी बात कैसे एक्सप्लेन कर पाती है, सभी लोगों को उस पर विश्वास होता है या नहीं होता, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।